संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज संविधान दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी है आज का दिन और ये देखिए व्यवस्था की गई है, तो ऑनलाइन पोर्टल पर इस उपलक्ष्य पर आप पढ़ सकते हैं। ये कार्यक्रम संसद भवन के भीतर अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। राष्ट्रपति के काफिले का इंतजार 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में की गई है। इस पोर्टल पर कोई भी समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन संसद भवन के भीतर अब से कुछ ही देर बाद एक कार्यक्रम शुरू होना है। और जिस ऑनलाइन बिल्कुल नेहा, देखिए संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। हालांकि भारतीय संविधान को अगर देखिए 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 15 में राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और अभिवादन यहाँ पर प्रधानमंत्री करने के लिए स्वयं मौजूद संसद भवन परिसर के गेट पर। और अब दरअसल वो वक्त आ गया है जब संविधान दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम शुरू होगा। इंतजार राष्ट्रपति का खत्म हुआ है, अंदर सभी गणमान्य जाते हुए, और कुछ ही देर में आप प्रधानमंत्री को सुन सकेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देखिए 2015 से इसकी शुरुआत हुई और तब से संविधान दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता रहा है। और आज वही मौका जब यहाँ सब लोग संसद भवन में इकट्ठा हुए हैं। और ये तस्वीरें हम जो सीधी दिखा रहे हैं आपको, देखिए संविधान सभा ने जिस तरीके से 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं यानी कि 26 नवंबर 1949 को देश की आत्मा, देश के कानून, उस किताब जिसका स्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर है यानी कि संविधान, उसको अंगीकार किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर दरअसल ट्वीट भी किया है और इस संविधान दिवस की महत्वता को समझाते हुए, बताते हुए ये ट्वीट लिखा गया है प्रधानमंत्री की ओर से। आज इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन, ये दरअसल एक भगवान के बाद सभी गौरवपूर्ण मौका स्वीकार करने के और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री सभी संसद भवन की ओर कूच करते हुए। हिमांशु मिश्रा में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ साथ क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर? ये प्रधानमंत्री का संबोधन तो होना ही है, राष्ट्रपति भी पहुंचे हैं और राष्ट्रपति को रिसीव किया है और सेंट्रल हॉल के अंदर ये प्रोग्राम होने जा रहा है संविधान दिवस पर। लेकिन बड़ी बात नेहा यह है कि अपोजिशन पार्टी का कोई भी नेता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ने इस कार्यक्रम का जो है बॉयकॉट किया है और ये कहते हुए कि ये जो है संवैधानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल, जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि ये न सिर्फ संविधान का विरोध किया है और साथ ही साथ बाबा अम्बेडकर का भी जो है
में मौजूद सभी माननीय जनों को सादर नमस्कार। सभा में मौजूद सभी माननीय विशिष्ट जनों को सादर नमस्कार। 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। यह सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राजभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और दूसरा संविधान लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी क्विज, जिसमें कोई भी कहीं से भाग ले सकता है और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पुनः
इस भव्य अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों को और माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय लोकसभा स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को स्वागत करते हुए फिर से आपको सब स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे सभा में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों को संबोधित करें। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72 वर्ष पहले आज के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था और हमारे देश ने शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू की थी। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शासक मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे अधिकारों का स्रोत है जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। ये ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्भुत संविधान के निर्माण करने वाले हमारे महान संविधान मनुष्यों को मैं नमन करता हूं। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बोध भी कराता है। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें तो प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। हमारे प्रगतिशील संविधान को देश विदेश हर जगह सम्मान की दृष्टि से तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे जीवंत लोकतंत्र तथा देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, पर आज अवसर है कि हम संविधान दिवस के दिन अपने कर्तव्यों पर भी विचार करें, मंथन करें। संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अंदर जनता की समस्याओं और अभावों पर होने वाली चर्चा, संवाद, चिंतन, मनन से जो अमृत निकलेगा उससे आम जन के जीवन को सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें। देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में संविधान दिवस के दिन हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। आज संसद द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में गरिमा रूप से उपस्थित गौरवान्वित करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कई देशों से आए
मेरे मित्र पड़ोसी देशों के सभी राजदूतों को भी इस संविधान दिवस पर अभिनंदन करता हूं। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर हम सभी को अपने शब्दों के द्वारा अनुग्रहित करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और सदन में उपस्थित संविधान के प्रति समर्पित सभी भाइयों और बहनों, आज का दिवस बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वह ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आदरणीय महानुभाव, कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वाला, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी
देश हित सुप्रीम, हरेक के हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। साथियों, हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बना करके हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी, ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहां ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर के 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा
कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। और इसी में से, और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में, बाबा साहब आम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी ना होना, ये भी एक चिंता का विषय है। साथियों, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है, जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है। और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था। जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं।
तो किसी ने बेड़ा उठाया था कि वो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए, और बड़ी सफलतापूर्वक 30-40 साल लगे, लेकिन करना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है, देशवासियों को जगाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। क्या समाज के अंदर, हां, भ्रष्टाचार के कारण कोई अगर गुना सिद्ध हो चुका है तो उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत है। यह आजादी के 75 साल है, यह अमृत काल है। हमने अब तक आजादी के 75 साल दरमियान देश जिस स्थिति से गुजरा था, अंग्रेज भारत के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने पर लगे हुए थे, और उसके कारण हिंदुस्तान के नागरिकों को उसके अधिकार मिले, इसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक था और जरूरी भी था। महात्मा गांधी समेत हर कोई भारत के नागरिकों को उनके अधिकार मिले, इसलिए वो लड़ते रहे, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सही है कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में भी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी देश को कर्तव्य के लिए तैयार करने के लिए लगातार कोशिश की थी। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्रौढ़ शिक्षा करो, नारी सम्मान करो, नारी गौरव करो, नारी को एम्पावर करो, खादी पहनो, स्वदेशी का विचार, आत्मनिर्भर भारत का विचार, कर्तव्यों की तरफ महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते रहे। लेकिन आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे, वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। कर्तव्य से दायित्व का बोध होता है, कर्तव्य से समाज के प्रति एक जिम्मेवारी का बोध होता है। अधिकार से कभी कभी एक याचक वृत्ति पैदा होती है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, यानी समाज को कुंठित रखने की कोशिश होती है। कर्तव्य के भाव से सामान्य मानवीय के जीवन में
एक भाव होता है कि ये मेरा दायित्व है, मुझे इसको निभाना है, मुझे करना है। और जब मैं कर्तव्य का पालन करता हूं तो अपने आप किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है, किसी के अधिकार का सम्मान हो जाता है, किसी के अधिकार का गौरव हो जाता है, और उसके कारण कर्तव्य भी बनते हैं और अधिकार भी चलते हैं और स्वस्थ समाज की रचना होती है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने के रास्ते पर चल पड़े। कर्तव्य का वो पथ है जिसमें अधिकार की गारंटी है। कर्तव्य का वो पथ है जो अधिकार सम्मान के साथ दूसरे को सुपुर्द करता है, उसके हक को दे देता है। और इसलिए आज जब हम संविधान के दिवस को मना रहे हैं, तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें। कर्तव्य को जितनी अधिक मात्रा में निष्ठा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे, हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी। और आजादी के दीवानों ने जिन सपनों को लेकर के भारत को बनाया था, उन सपनों को पूरा करने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने मिलकर के उन सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं फिर एक बार स्पीकर महोदय का इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है, संविधान की अपनी एक गरिमा होती है। हम सब उन महान पुरुषों को प्रार्थना करें कि वो हमें शिक्षा दें, ताकि हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखें, बाबा साहब आम्बेडकर का गौरव बनाए रखें और संविधान का गौरव बनाए रखें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से कि वे विशिष्ट सभा को संबोधित करें। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा का उपाध्यक्ष और आज इस महोत्सव में भाग लेने वाले सम्माननीय सदस्यगण और विदेशी राजदूतगण और अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, आज यहाँ एक ऐतिहासिक दिन मनाने के लिए उपस्थित है हम सब लोग। वही दिन जब 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया था। यह संविधान निर्माताओं के प्रेरणास्पद दृष्टि को याद करने और उस दृष्टि को साकार करने के लिए 72 वर्षों से जारी हमारा प्रयासों पर विचार करने का अवसर है। My dear members, brothers and sisters, today we all are assembled here to commemorate a historic day, a day when the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in 1949. It's an occasion to recall the vision that inspired the constitutional makers, reflect on the continuing mission that began 72 years ago to translate that vision into action. At the outset, I pay my gratitude to the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad ji, Chairman of the Drafting Committee, Dr. Baba Saheb Ambedkar ji, and the members of the Constituent Assembly for providing direction for nation building. Their overreaching framework continues to guide us in the collective endeavor of our nation to. फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।